नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और पहली खबर आपको राजधानी पटना से बता दें, जहां मरकूब दानिश उर्फ ताहिर से पूछताछ पूरी की जा चुकी है। एटीएस, एनआईए, आईबी और रॉ की पूछताछ पूरी हुई और पूरे 48 घंटे तक मरगूब से पूछताछ की गई है। रिमांड पर केंद्रीय एजेंसी मरगूब को ले सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो केंद्रीय एजेंसी पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश भी करेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी पटना से, जहां पर रिमांड पर मरगूब को लिया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी आगे की पूछताछ करेगी और अगर जरूरत और भी ज्यादा पड़ी तो कोर्ट में भी पेशी की जा सकती है। मरगूब दानिश से पूरे 48 घंटे पूछताछ जारी रही और 48 घंटे में जो कुछ भी बातें सामने निकल कर आई है, उन बातों के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। और फुलवारी शरीफ मॉड्यूल पर बड़ी खबर आपको बताते हैं। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच करेगी एटीएस। हेडक्वार्टर ने एटीएस को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब तक पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। अतहर अरमान मामले की जांच एटीएस के द्वारा अब की जाएगी। अब तक मरगूब मामले की जांच एटीएस कर रही थी और अब ये पूरी जो जांच है वो एटीएस के द्वारा ही की जाएगी। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़ी आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां अब तक पटना पुलिस की तरफ से पूरी जांच पड़ताल की जा रही थी और अब अतहर अरमान के मामले में एटीएस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी जिम्मेदारी एटीएस को सौंपी गई है कि सघनता के साथ जांच की जाए और तमाम तथ्यों को, तमाम बातों को सामने खुलकर रखा जाए। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मिशनरीज द्वारा धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चांदपुर गांव में छापेमारी की। बड़ी संख्या में लोग ईसा मसीह की प्रार्थना करते नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि मिशनरीज से जुड़े लोग उन्हें बीमारी ठीक होने का भरोसा दिलाकर प्रार्थना करवा रहे थे। लोगों का यह भी आरोप है कि प्रार्थना के बाद कई लोगों की बीमारी ठीक हो गई थी, जिसके बाद वे धर्म परिवर्तन के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने छापेमारी में ईसा मसीह के भजन से जुड़ी कई किताबें बरामद की है। अंधविश्वास फैलाकर धर्म के इस खेल की खबर को सामने लाने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल जारी है। ग्रामीण पाकुड़ मुफस्सिल थाना के अंदर आते हैं और इस गांव में बाहर से आके यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ईसाई धर्म में, यानी कि क्रिश्चियन धर्म में। तो कैसे कराया जा रहा था? सभी को बोला जाता है कि आप लोग परम पिता परमेश्वर का भजन करते रहिए, ध्यान करते रहिए, सबका जितना बीमारी रहेगा सब खत्म हो जाएगा। चाहे किसी भी रोग हो आपका खत्म हो जाएगा कुछ किए बिना। नहीं दवाई लेना है न कुछ लेना है। और भी बहुत तरह के प्रलोभन देता है उन लोगों को। मान लीजिए आज परमेश्वर को याद कर रहे हैं ना, 4 महीना से कर रहे हैं। 4 महीना से तो थोड़ा आज थोड़ा मिला था करने को। आज उसके शाम को करते हैं। उसके पहले किस भगवान को याद करते थे? हम सब भगवान को अभी भी करते हैं। कृष्ण को करते हैं, महादेव को करते हैं और अभी भी करते हैं। तो ऐसा लोगों का कहना है, लोग मतलब ग्रामीण जो है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि धर्मांतरण की यहाँ पे काम चल रही है। गलत बोला है। अच्छा, क्योंकि हमको तो पहले नहीं बोला जी मत कर। अच्छा, हमको तो नहीं बोला। अगर खराब होगा तो नहीं करेंगे और कहीं ले जाइएगा तो जाएंगे। लोगों से पूछताछ किया, लेकिन धर्मांतरण के बारे में वैसा कुछ नहीं है। भजन सभी लोग एक ही धर्म के थे और वहाँ भजन का किताब मिला। किताब हम लोग जब्त करके ले आए हैं। आगे की कार्रवाई। और बक्सर के ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास का रास्ता साफ हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ब्रह्मपुर धाम के विकास के लिए कई तरह की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और मंदिर को करीब 9 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े योजनाओं के तहत मंदिर में भव्य मेन गेट बनेगा और मंदिर परिसर की बाउंड्री का निर्माण होगा। इतना ही नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही शौचालय, चेंजिंग रूम, तालाब किनारे घाट का निर्माण भी होगा। हेतु 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा और दूसरी बात है कि मंदिर परिषद के पास 5 एकड़ में अवस्थित प्राचीन तालाब है और उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। सब लोग उसका लाभ लेते हैं, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा
और उसके अलावे जो भी लोग आते हैं वहां पर, तो वहां पर आने वालों के लिए सार्वजनिक शौचालय और कपड़े बदलने का कमरा, चेंजिंग रूम आदि का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इसके अलावे मंदिर जाने हेतु स्वागत द्वार का निर्माण इसमें शामिल किया गया। ये सब किया गया है। इसके हो जाने से जो लोग भी आते हैं बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में, सब लोगों को आने में सुविधा होगी। और देखिए, बिहार में घी 60 रुपए प्रति किलो महंगा हो गया है, जिससे पटना के महावीर मंदिर में बनने वाले नैवेद्यम लड्डू की लागत भी अब बढ़ गई है। हालांकि श्रद्धालुओं की जेब पर इसका असर नहीं पड़ेगा। महंगाई के बावजूद भक्तों को 300 रुपए प्रति किलो की दर पर ही नैवेद्यम मिलेगा। जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। नैवेद्यम का दाम हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसे लागत में बहुत अंतर हो गया है, क्योंकि 60 रुपये प्रति किलो घी का दाम बढ़ गया है। 15 रुपये का खर्च घी पर बढ़ गया है 1 किलो पर। और भी दूसरी वस्तुओं का दाम भी बढ़ा है, लेकिन उसका शायद कुछ उपाय है कि 25 किलो से बड़ा पैकेट आप लेते हैं तो शायद GST नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, हम लोग अभी नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। देश में सबसे अधिक बिकने वाले नैवेद्यम के दाम में इजाफा नहीं हुआ है। हालांकि घी में प्रति 1 किलो 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन महावीर मंदिर में सबसे अधिक नैवेद्यम की खरीदारी होती है। देश भर में सबसे अधिक नैवेद्यम इसी महावीर मंदिर में लोग खरीदते हैं। हालांकि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में जो भक्त कांवड़ यात्रा स्टेशन होते हुए देवघर जाते हैं, वो स्टेशन जाने से पहले महावीर मंदिर में आते हैं, भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं और उसके लिए नैवेद्यम की खरीदारी भी होती है। नैवेद्यम के अगर दामों की हम बात करें तो पहले भी नैवेद्यम 1 किलो 300 रुपये में मिलता था और अगर आप 500 ग्राम लेते हैं तो आपको 150 रुपये देने होते थे। आज भी वही दाम है, दामों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ जो नैवेद्यम है शुद्ध गाय के घी से बनाए जाते हैं। घी के दामों में 60 रुपये प्रति किलो इजाफा हुआ है, लेकिन नैवेद्यम के दाम अभी भी पहले की तरह ही हैं, यानी 300 रुपये प्रति किलो नैवेद्यम आज भी महावीर मंदिर में मिल रहे हैं। भले ही उसमें मेकिंग चार्ज बढ़ गए हों, लेकिन भक्तों को उसी दाम में अभी भी नैवेद्यम मिल रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और कटिहार के किसान मखाना उत्पादन के लिए खेतों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं होने से बेहद परेशान हैं। एक तरफ बारिश नहीं होने से खेत सूख रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। सफेद सोना कही जाने वाले मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों की इसी परेशानी का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने। कटिहार हसनगंज के ये इलाका है और यहाँ लगभग आप देख सकते हैं 500 एकड़ में मखाना उत्पादन हो रहा है। बताया यह जाता है कटिहार जिला का जो भी मखाना उत्पादन होता है उसका 65% इसी इलाके से है। लेकिन इस बार मखाना किसान बड़ा संकट में है, क्योंकि सूखे जैसे स्थिति है और मखाना के लिए काफ़ी पानी की जरूरत होता है। खाना में परेशानी है। सबसे पहले तो क्या कहता है, लाइट की दिक्कत है। एग्रीकल्चर लाइट दिन में 4 से 5 घंटा रहता है, 7 बजे के बाद लाइट काट दिया जाता है। और उसके बाद मौसम इस तरह से धूप हो रहा है कि मखाना जल रहा है और पानी के लिए परेशानी हो रहा है, जिसके चलते 100 रुपया लीटर डीजल जलाना पड़ रहा है। और इस इलाके के लिए मखाना को सफ़ेद सोना कहते हैं किसान। लेकिन अगर इस तरह के संकट है और इस पर सरकार साथ खड़ा नहीं होता है तो किसानों के संकट और गहरा हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। राज्य के ज्यादातर इलाकों की तरह मुजफ्फरपुर में भी अच्छी बारिश हुई है, जिसके बाद किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है। सुबह से ही किसान खेतों में रोपाई में लगे हुए हैं। जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। अब कल देर रात जिस तरीके से काफी बारिश हुई है, उसके बाद अब किसानों के चेहरे खिल गए हैं। खेतों में देखेंगे किसान जो है वो अब धन रोपनी शुरू कर चुके हैं। हालांकि लगातार सूखा जैसे जिस तरीके से सुखाड़ के हालात बन रहे थे, ऐसे में अब बारिश होने से काफी राहत मिली है। कुछ किसान यहाँ पर आप देख सकते हैं धान रोप रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बारिश हुई है, काफी दिनों के बाद इंतजार कर रहे थे, अब कितना राहत मिला? हम लोग खेती के लिए इंतजार कर रहे थे, बहुत स्थिति खराब हो गया था, वर्षा नहीं हो रहा था
अब कल वर्षा हुआ तब जाकर के अभी हम लोग धान रोपनी चालू किए। रोपनी तो लेट हो गया ना, लोग तो काफी पहले लेट हो गया, 15-20 रोज लेट हो गया रोपनी। तो ऐसे में कितना नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हुआ इसमें तो, बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो गया। लेकिन पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में सुखाड़ जैसे हालात हो गए थे और किसान जो है वह त्रस्त थे, लेकिन इस बीच अब बारिश हुई है तो हर तरफ खेती शुरू हो गई है, धन रोपनी जो है वह शुरू हो चुका है और किसान काफी खुश हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौ। और देखिए, बेगूसराय पुलिस लाइन में 9 महीने के प्रशिक्षण के बाद पुलिस जवानों का पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। बेगूसराय रेंज के डीआईजी सत्यवीर कुमार ने प्रशिक्षण प्राप्त जवानों को शपथ दिलाई। कुल 268 जवानों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। डीआईजी सत्यवीर कुमार ने कहा कि आज का दिन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सिपाहियों के लिए सुखद का क्षण होता है। समापन समारोह में एसपी योगेंद्र कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी और डीडीसी मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है दीक्षांत परेड का दिन। प्रत्येक कर्मी के मनोभाव में बहुत ही ऊंचे विश्वास के साथ अपने दिल में संजो के रखता है, क्योंकि यहां से आपकी जर्नी, आपकी यात्रा प्रारंभ होकर जब तक रिटायर नहीं होते हैं या उसके बाद भी जनता की सेवा के लिए समर्पित रहती है। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां निरसा थाना क्षेत्र में बराकर नदी के भागा बांध घाट में बोरे में 500 से अधिक आधार कार्ड फेंके मिले। देखने से यह लग रहा है कि इन आधार कार्ड को नदी में बहाकर नष्ट करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये आधार कार्ड मछुआरों को मिल गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच जारी है। पूरे मामले में साइबर अपराधियों या फिर पोस्ट ऑफिस कर्मियों पर आशंका जाहिर की जा रही है। मछुआरों ने बताया कि बुधवार शाम मछली पकड़ने के लिए फेंके गए जाल में उन्हें ये बोरा मिला था। लोगों ने इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। पत्थर में बांध कर आधार कार्ड 400 से 500 पूरा फेंका हुआ है, तो उठाया, हमको सूचना दिए तो हम आए वीडियो साहब को भी खबर किए, तो वीडियो साहब बोल रहा है कि कौन फेंका है, तो हम बोले कि उसको तो आता पता नहीं है, बड़ा कांड हो जाएगा और वो आधार कार्ड फेंक देगा तो वो व्यक्ति फंसेगा। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई हो। आज नदी में जैसे भागाबांध में इतना ये हुआ मिला, गिरा हुआ, जो कि बहुत ही अमूल्य चीज़ है। आधार कार्ड हर आदमी का अधिकार होता है, आम आदमी का अधिकार है, लेकिन वो बिखरा हुआ मिल रहा है नदी के किनारे। ये बहुत ही शोचनीय बात है, इसको संज्ञान में लेते हुए जांच किया जाए। वहीं जामताड़ा की साइबर ठग इन दिनों लोगों को चूना लगाने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। कोविड काल में वैक्सीनेशन ऑनलाइन बुक कराने के नाम पर ठगी कर चुके हैं, तो हाल के दिनों में बिजली बिल भुगतान नहीं करने वालों का कनेक्शन काटने के नाम पर ठगी की जा रही है। वहीं अब यह आशंका जाहिर की जा रही है कि श्रावणी मेले में श्रद्धालु भी उनके निशाने पर आ सकते हैं। साइबर पुलिस की माने तो साइबर अपराधी अब श्रावणी मेले में कांवरियां को शीघ्र दर्शन के साथ ही होटल बुक के नाम पर मैसेज भेजकर ठगी का शिकार बना सकते हैं। इसके लिए जागरूकता की अपील भी की जा रही है। हालांकि अभी तक ठगी की लिखित शिकायत पुलिस को नहीं मिली है। इसके बावजूद पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है और हर घर बिजली पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण और दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी सरकार की योजनाएं आई, लेकिन विभागीय लापरवाही से इनका पूरा लाभ गांव वालों तक नहीं पहुंच सका। सिमडेगा में अभी भी 200 से अधिक टोलों में बिजली नहीं पहुंच पाई है और विद्युतीकरण का काम भी नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो वो आधा अधूरा। यहां बिजली का पोल तो लगा दिया गया, लेकिन उस पर अभी तक तार नहीं लग पाए हैं। बिजली विभाग की ओर से फंड की कमी का बहाना बनाया जा रहा है। विभागीय आंकड़ों की माने तो 247 टोलों में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा है और दिसंबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो आप देखिए, करीब 200 से भी अधिक टोले हैं जहां पर अब तक बिजली का काम पूरा नहीं हो सका है। अब ऐसे में ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द बिजली उन तक पहुंचाई जा सके। फंड की कमी इसका एक कारण बताया जा रहा है और दिसंबर तक इस कार्य को पूरा करने का वायदा विद्युतीकरण विभाग की तरफ से किया गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।